हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इल्तुतमिश के एक्सेस के बारे में, इल्तुतमिश के उन्होंने क्या किया कैसे रूलर थे, कंप्लीट हमने स्टडी कर ली थी। इफ़ यू हैव नॉट सीन यू कैन सी दैट। तो अभी तक में हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी में 2 सब डायनेस्टीज़ पढ़ ली, कुतुबुद्दीन ऐबक की, फिर इल्तुतमिश के डायनेस्टीज़ में पढ़ा। फिर अभी हम जो है ये थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं स्लेव डायनेस्टी के अंदर, फ्रॉम जे.एल. मेहता एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। द थर्ड टॉपिक फॉर द सेम इज सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश। सक्सेसर यानी कि जो आपके बाद आए, ठीक है। तो द टर्किश पावर पॉलिटिक्स एंड प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन। तो यहाँ पर टर्किश सक्सेशन कैसा चला, लॉ ऑफ सक्सेशन चला कैसा। देयर वॉज नो फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन इन द इस्लामिक पॉलिटी. Occupation of the throne depended on the general law of nature, the survival of the fittest. It was, perhaps, the single major factor which had led to the rapid expansion of Muslim arms in various parts of the world. It afforded ample opportunities to the ambitious and capable military generals to carve out vast empires for themselves. It facilitated the rapid spread of Turkish arms in northern India under the leadership of Muhammad Ghuri and his brilliant slave officers. तो कह रहे हैं कि टर्किश पावर पॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन क्या था कि एक कोई रूलर है, उसके बाद कौन रूलर बनेगा ये तय नहीं होता था। तो ये कैसे फिर डिसाइड होता था कौन रूलर बनेगा, तो नेचुरल लॉ चलता था। नेचुरल लॉ कौन सा नेचुरल लॉ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेस्ट होगा वो बन जाएगा राजा। तो अब इसमें राजा के बेटे के राजा बनने के भी उतने ही चांस है जितने उनके मिलिट्री ऑफिसर्स के हैं, जितने किसी स्लेव के। जो भी लोगों को अपनी तरफ कर पाए, जो खुद को ज़्यादा केपेबल दिखाए, वो राजा बन जाएगा। बस इसी रीज़न की वजह से मुस्लिम आर्म्स जो हैं वो दुनिया में अलग अलग पार्ट में फैले बड़े आसानी से, क्योंकि हर जगह जो है ना, अगर कोई वीक होता था तो वहाँ पर क्या हो जाता था, कोई और आकर के यूजर्प कर लेता था एबल मिनिस्टर, और वो फिर अच्छे से चलाने लग जाता था। इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाया मोहम्मद घुरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इन सब ने ऐसा नहीं है कि किसी ने हेरिडिटी पे नहीं आकर के चलते गए। तो सब ने अपने आप को, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो स्लेव थे मोहम्मद घुरी के, और वैसे इल्तुतमिश भी स्लेव थे। तो जो भी अपने आप को, जो है जिनके पास कैपेबिलिटी थी, वो जो है एडवर्स सिचुएशन में खुद को जो है आउटसर्व करते थे बाकी के कंपैरिजन में, और क्या हो जाता था कि वो फिर रूल कर पाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक laid the claim to his master's heritage on this very account. ये हमने अभी जस्ट कहा। The concept of all-power hereditary sultan among the Turkish nobility of India was still in its initial stage of evolution. The political power was concentrated in the hands of Turkish officers of Muhammad Ghuri, generally called Muiz or Ghurid or Ghori nobles. Within themselves, they could roughly be classified into 3 categories. I'm so sorry for that. So कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था सुल्तान का। सुल्तान ऑल पावरफुल अब भी नहीं बने थे इंडिया में कि जो सुल्तान है वो ऑल पावरफुल हैं, और जो नोबेल्स थे उनके हाथ में पावर था। मोहम्मद घुरी के टर्किश ऑफिसर्स हुआ करते थे ये नोबेल्स, इनको जो है घुरिड नोबेल्स या घोरी नोबेल या मुइज़ी नोबेल्स कहा जाता था। ये जो है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया आगे। घुरिड पीपल्स वेर द किन्समैन ऑफ मोहम्मद घुरी एंड द मेंबर्स एंड रिलेशंस ऑफ हिज एंसेस्ट्रल क्लैन. The Tajiks Turks were the free men or Turkish immigrants who came to India of their choice and sought patronage of Muhammad Ghuri and his lieutenants. तो यहाँ पर पहले लोग तो घुरिड लोग थे जो कि मोहम्मद घुरी के क्लैन से, उनके कबीले को बिलोंग करते थे, उनके कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल रिलेशंस रहा उनके कबीले से, तो वो हो गए घुरिड पीपल। दूसरे आए ताजिक टर्क। ताजिक टर्क जो हैं ये स्वतंत्र लोग थे, फ्री लोग थे, टर्की में रहने वाले, जो इंडिया अपने चॉइस से आए और फिर मोहम्मद घुरी के अंदर शरण ले लिया, ठीक है, या फिर उनके ल्यूटेनेंट्स के अंदर आ गए। तो दे कंस्टिट्यूट
constituted a microscopic section of Turkish nobility। तो टर्किश नोबिलिटी का एक छोटा सा पार्ट जो है वो ताजिक टर्क्स भी थे। अब तीसरे कैटेगरी के लोग कौन थे? टर्किश स्लेव्स ऑफ मोहम्मद घोरी। पहले कैटेगरी में घुरिड जो है वो पीपल है, एंसेस्ट्रल क्लैन जो था मोहम्मद घोरी का उसमें बिलोंग करते थे, तो किन्समैन उनके रिलेटिव हो गए पहले घुरिड प्रॉपर जो लोग हुआ करते थे। और दूसरे ताजिक टर्क्स, देवर फ्री मैन। और तीसरे मोहम्मद घुरी के स्लेव्स। इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा था और ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे। ये जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे मोहम्मद घुरी के, जो गुलाम हुआ करते थे। मोहम्मद घुरी himself had put greater faith in his slave officers and shown preference to them over others। मोहम्मद घोरी जो है वो खुद भी अपने गुलामों पर ज़्यादा विश्वास करते थे और तीनों कैटेगरी में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस, सबसे ज़्यादा पसंद इन्हीं को करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको मोहम्मद घोरी के हिंदुस्तान का सारा पोजेशंस मिला, जो भी मोहम्मद घोरी का था, वो जो है वो स्लेव कैटेगरी को ही बिलोंग करते थे। Now the next para, it reads as if, in the struggle for political dominance, Turkish slave officers of Kutubuddin Aibak, called Qutbi nobles, came to acquire a premier position among the nobility during the reign of their master। सबसे पहले क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान में जो है टर्किश पोजीशंस के मालिक बने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उनके जो कैटेगरी के नोबल्स थे, कुतबी नोबल्स जो हैं, जिस हाउस को कुतुबुद्दीन ऐबक बिलोंग करते थे उन्हीं हाउस को कुतबी नोबल्स भी बिलोंग करते थे, तो ये काफ़ी पावरफुल हो गए। शमशुद्दीन इल्तुतमिश वॉज देयर चीफ रिप्रेजेंटेटिव। और फिर इन कुतबी नोबल्स के चीफ रिप्रेजेंटेटिव हो गए शमशुद्दीन इल्तुतमिश। In turn, created a new class of Turkish nobility which comprised his own slaves promoted as officers। और इल्तुतमिश ने एक नया, पहले 3 क्लास थे, ठीक है। पहले जो है वो घुरिड प्रॉपर थे, जो कि मोहम्मद घुरी के कौन होते थे? रिलेटिव्स। सेकंड में ताजिक टर्क्स आ गए जो फ्रीमैन थे। और थर्ड में मोहम्मद घुरी के स्लेव थे। चौथा क्लास बनाया शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने स्लेव्स का, जिनको बाद में उन्होंने क्या किया? नोबेल्स बना दिया या फिर ऑफिसर्स बना दिया। और उनको कहा जाता था शमशी नोबेल्स, ठीक है। और वो जो स्लेव थे, टर्किश स्लेव जो थे, उनको कहा जाता था कुतबी नोबेल्स, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और फिर शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने जिन्हें बनाया वो कहते थे शमशी नोबेल्स, ठीक है। शमशुद्दीन इल्तुतमिश के नाम के ऊपर इनका भी नाम था। तो ये है। After some time during the heyday of Iltutmish reign, 40 of these slave officers constituted the top leadership। और धीरे धीरे जो है इन शमशी नोबेल्स में 40 नोबेल जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट बन गए और उनको इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, अच्छी मिनिस्ट्री मिल गई है ना, स्टेट या फिर रीजनल अफेयर्स में इल्तुतमिश के अंदर मिल गई। और ये 40 लोग बहुत पावरफुल हो गए और इनको कहा जाने लगा चालीसा, दल चालीसा या द 40 भी कहा जाता था। इन्होंने इल्तुतमिश को, जो क्योंकि अभी तक सुल्तान बहुत प्रोमिनेंट नहीं हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तक, तो इल्तुतमिश को कंसोलिडेट करने में दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इन्होंने जितना भी एरिया ऑक्यूपाई किया था वहाँ पर हर जगह पर ना रिवोल्ट हो जाता था। तो हमने जब पीछे इल्तुतमिश के बारे में भी पढ़ा, इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दोज वीडियोज़, तो हमने जो इल्तुतमिश के बारे में भी पढ़ा तो उसमें क्या था कि इल्तुतमिश भी जो है वो भी क्या करते हैं, वो खुद भी जो है आई एम सो सॉरी। तो हमने पढ़ा कि इल्तुतमिश जो है वो खुद भी बहुत सारे रिवोल्ट्स को सफ़र करते हैं अपने रेन में, मतलब पूरे टाइम जो है वो इससे उससे इधर उधर लड़ रहे होते हैं। तो कंसोलिडेट करने की बहुत ज़रूरत थी, वरना हमेशा रिवोल्ट होते रहता। तो ये कंसोलिडेशन में इल्तुतमिश को दल चालीसा ने बहुत साथ दिया। अभी हम लोग दल चालीसा भी कर लेते हैं। सो we'll do Dal Chalisa here and then we will start with the successors of Iltutmish in another video maybe. So the rule of 40. It was primarily because of the loyalty and unstinted support of his slave officers that Iltutmish himself secure on the throne and thought of ensuring the succession of his children, thus making the monarchy an hereditary institution। तो इन 40 लोगों के दल चालीसा के लॉयल्टी, दल चालीसा की वफादारी से ही जो है इल्तुतमिश जो है वो सुल्तान बने रहे हमेशा,
जब तक वो ज़िंदा रहे, और इल्तुतमिश को लगा कि उनके बाद उनके बच्चे भी सुल्तान बन सकते हैं। मतलब सुल्तान जो है या मोनार्की जो है वो क्या हो जाएगा, एक हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। मतलब सुल्तान के बच्चे ही फिर सुल्तान बन पाए, इसे हेरिडिटरी कहते हैं। जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले, जो हमें हमारे पूर्वज से मिले, तो वो हेरिडिटरी पोजीशन हो जाता है। This was perhaps too much to expect from his ex-slaves who constituted the real power behind the throne. Their loyalty to the person of Iltutmish was unquestioned, albeit they considered themselves to be the partners in the state enterprise, which was the outcome of their collective contribution. तो लेकिन ये जो इल्तुतमिश एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके आने वाले लोग जो हैं अब सुल्तान बन जाएंगे, या सल्तनत जो है एक हेरिडिटरी चीज़ बन जाएगी, अब जो है सुल्तान के बेटे सुल्तान बनेंगे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी ऑन द बिहाफ ऑफ इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि ये लोग लॉयल तो थे, दल चालीसा के लोग इल्तुतमिश के लिए तो बहुत लॉयल थे, उनके प्रति दल चालीसा के लोगों की लॉयलिटी क्वेश्चन नहीं की जा सकती है। पर इसके अलावा जो इल्तुतमिश के जो पार्टनर्स थे वो खुद को क्या मानते थे कि इल्तुतमिश ने अकेले दिल्ली सल्तनत को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, तो ये मानते थे कि इनके कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन से ही दिल्ली सल्तनत जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सल्तनत बन के उभरा है। दे देयरफॉर कुड नॉट रिकनसाइल देमसेल्फ टू द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी मोनार्की इन प्रेफरेंस टू दैट ऑफ सिलेक्शन ऑन मेरिट एंड कैपेबिलिटी। तो वो लोग जो है ना बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि हेरिडिटरी मोनार्की हो, क्योंकि इल्तुतमिश खुद भी तो हेरिडिटरी मोनार्की वाले सिस्टम से उठकर नहीं आए थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे नहीं थे, वो स्लेव थे और वो कैपेबल थे, तो उन्होंने खुद को कैपेबल दिखा करके वो इतने स्ट्रॉन्ग बने। तो दल चालीसा के लोग यही चाहते थे कि यही सिस्टम चले कि जो कैपेबल हो वो अपने पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करके खुद को बताए कि वो लायक है सुल्तान बनने के, और फिर सुल्तान बने। तो दिस वाज द थिंग। तो ये इसलिए जो है चाहते थे कि मेरिट और कैपेबिलिटी के ही बेसिस पर जो है थ्रोन पर आए लोग। द वेरी प्रिंसिपल ऑन विच इल्तुतमिश हैड एक्वायर्ड द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ, यही मैंने अभी भी कहा कि वही प्रिंसिपल मेरिट और बेसिस मेरिट का जिससे इल्तुतमिश भी थ्रोन पर आए थे। दैट इज़ वाई आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश देयर एंस्यूड अ ग्रिम पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन द 40 एंड द हेरिडिटरी सक्सेसर्स ऑफ द डिसीज्ड सुल्तान। बस इसी चीज़ के कारण क्या हुआ, इल्तुतमिश के मरणोपरांत, इल्तुतमिश के डेथ के बाद क्या हो गया कि एक स्ट्रगल हुआ, पावर स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल, कौन बनेगा अगला सुल्तान। किनके बीच ये स्ट्रगल हुआ, वो दल चालीसा के नोबेल्स के बीच में कि हम में से कौन स्ट्रॉन्ग हो जाए, कैपेबल दिखा करके बन जाए। और दूसरे कौन लोग थे, दूसरे थे हेरिडिटरी सक्सेसर्स ऑफ द डिसीज सुल्तान, मतलब इल्तुतमिश के औलाद, है ना, इल्तुतमिश के बेटे। और फिर बाद में हम लोग देखेंगे उनकी एक बेटी भी थी, तो वी विल सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस। सो दिस इज इट, ओके। The court intrigues, conspiracies and revolts led to depositions and murders in cold blood in quick succession in which 40 played the role of kingmakers। और इस वजह से क्या हुआ ना, बहुत ही षड्यंत्र वाला माहौल रच गया पूरे के पूरे राजघराने में। और क्या हो गया, ये इसके खिलाफ प्रिपेयर कर रहा है, वो उसके खिलाफ प्रिपेयर कर रहा है, लोग भाई भाई की मर्डर कर रहे हैं। और फिर ऐसा मतलब कोई थ्रोन पर आ भी गया तो उसका मर्डर हो गया, ये चीज़ चला। और इसमें एक्चुअली में ये हो रहा था, बट माना जा रहा है कि सुल्तान जो थे या किंग जो थे वो कहीं ना कहीं दे बिकेम पपेट, वो कठपुतली बन गए थे। किनके हाथ के, दल चालीसा के। और दल चालीसा कौन थे, वो किंग मेकर्स बन गए थे, है ना, राजा वही बना रहे थे, वो जिसको सपोर्ट करते थे वो सुल्तान बन जाता था। अल्टीमेटली वन ऑफ देयर लीडर्स, किनके लीडर्स, दल चालीसा के ही, अंत में क्या होता है, दल चालीसा के ही एक लीडर जिनका नाम होता है गियाजुद्दीन बलबन, हिमसेल्फ बिकेम द सुल्तान इन 1266। गियाजुद्दीन बलबन जो है वो दल चालीसा के ही एक लीडर होते हैं। और वो क्या करते हैं, ऐसे ही होता है कि इल्तुतमिश के जो हेरिडिटरी सक्सेसर्स होते हैं वो लड़ते रहते हैं आपस में, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और दल चालीसा कभी इसको सपोर्ट कभी उसको सपोर्ट, अब जिस सक्सेसर को सपोर्ट करता है वो राजा बन जाता है, फिर उसे कोई मार देता है, फिर दूसरे को सपोर्ट कर देता है। दिस वॉज ऑल द सिनेरियो दैट वॉज गोइंग ऑन। इसी दल चालीसा में एक इंसान आया जो बहुत ही केपेबल, जिसने खुद को दिखाया, और फिर अपने वेलोर से, अपने पावर से गियाजुद्दीन बलबन ने खुद को जो है 1266 में 1266 में सुल्तान बना लिया। द पीरियड फ्रॉम 1236 to 66 इज़ देयर फॉर द एरा ऑफ रूल ऑफ 40।
तो 1236 से 1266 में कहते हैं कि दल चालीसा का ही हुकूमत चल रहा था, दल चालीसा की रूल चल रही थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में ये जो पीरियड है 1236 से 66 वो क्या है, एरा ऑफ रूल ऑफ 40। और इसके बाद आएंगे घियाजुद्दीन बलबन, जो कि अल्टीमेटली क्योंकि वो खुद दल चालीसा से तो उनको पता था कि क्या चल रहा है, दल चालीसा सुल्तान को रहने भी नहीं देंगे, तो वो जब थ्रोन पर आते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे दल चालीसा को ही ख़त्म कर दिया। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, and we will read about the successors of Iltutmish in the next video. I just want the videos to be short and precise, that's why. So thank you so much, thank you for watching, thank you.